हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एग्जाम्पल 2.1 से लेके 2.5, ठीक है। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम 2.6 टू 2.9। 2.10 थोड़ा स्पेशल है, तो उसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। पूरा एक लेक्चर उसी के बेस पे होगा। वहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का एक रूल लगेगा जो मैं आपको वहां पे समझाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2.6 की बात कर रहे हैं बच्चों। ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपके सामने ही है। देखो क्या है, टू क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन ए नेशनल लेबोरेटरी at 12 noon by the standard clock. The reading of the two clocks are, और यहाँ पे दो क्लॉक के रीडिंग यहाँ पे दिए गए हैं। और आपको पूछा गया कि इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स द प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, देन विच ऑफ द टू क्लॉक विल यू प्रीफर। मतलब कि अगर आपको बोला जाए कि आपको कोई टाइम को मेजर करने का कोई एक्सपेरिमेंट करना है और आपको वहां पे क्लॉक की जरूरत है, तो बच्चों ये दोनों में से आप कौन सी क्लॉक यहाँ पे पसंद करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, और जिस क्लॉक के साथ इसकी कंपैरिजन करनी है वो हमारी स्टैंडर्ड क्लॉक है, मतलब कि एटॉमिक क्लॉक है, ठीक है। आपको पता है कि एटॉमिक क्लॉक एक ऐसी क्लॉक होती है जो हमें स्टैंडर्ड टाइम प्रोवाइड करती है। हमारे जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वहां पे जो टाइम का सिंक्रोनाइजेशन होता है वो इसी क्लॉक के साथ होता है, ठीक है। वहां पे वही क्लॉक यूज होती है। तो बच्चों, यहाँ पे दोनों क्लॉक में से कौन सी क्लॉक सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, वो आप कैसे पता लगा पाओगे? आपको तो चूज करना है कि सबसे ज्यादा प्रिसाइज जो भी है उसको चूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे डिसीजन लूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल क्लॉक में कितना बजा है? 12 बजे है, ठीक है। एक्चुअल क्लॉक में 12 बजे है, और आपको इन दोनों क्लॉक को कंपेयर करना है। अभी ध्यान से देखोगे तो पहले तो ना मैं एक टेबल जैसा बना देता हूं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली देन जस्ट मेक अ टेबल फॉर दिस। तो मैं डे वाइज यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई बात मंडे की, हमने मंडे लिखा। उसके बाद ट्यूसडे लिखते हैं, उसके बाद वेनसडे। सर वेनसडे ही आता है सही है, ठीक है। उसके बाद थर्सडे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा फ्राइडे, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे सैटरडे, उसके बाद आखिर में लिखेंगे संडे। अभी बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे ये देखूंगा कि मुझे जो क्लॉक, जिस क्लॉक का मैंने ऑब्जर्वेशन लिया है, क्योंकि क्लॉक को तो मुझे ही पसंद करना है ना, मुझे मेरी पसंद की यहाँ पे दिखाने कि भाई कौन सी क्लॉक सबसे ज्यादा प्रिसाइज है मेरे लिए। अगर मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं तो इन दोनों में से मैं कौन सी क्लॉक को चूज करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या देखूंगा कि हमारा जो एक्चुअल टाइम है ना, दैट इज 12 नून, ठीक है। तो मैं दोनों क्लॉक को कंपेयर करूंगा। पहले क्लॉक नंबर 1 को कंपेयर करके देखूंगा कि भाई उसने जो ट्रू वैल्यू है उससे कितना डेविएशन दिया है। मतलब कि मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड लिखने वाला हूं, दैट्स इट, ठीक है। कि हर एक डे ये जो क्लॉक नंबर 1 है उसने कितना वेरिएशन दिया, ठीक है। आज अगर वो मुझे दिखा रहे 12 ही बजे, लेकिन 12:05 एक्स्ट्रा दिखा रही है, तो कल कितना दिखाएगी उतने ही बजे, कल कितना दिखाएगी उसके बाद कितना दिखाएगी। तो वो सारी चीजें मैं देख के यहाँ पे ये निकालने की कोशिश करूंगा कि एवरी डे अपना जो ट्रू वैल्यू है ना, क्योंकि ये हो गया मेरे लिए ट्रू वैल्यू, ये जो 12 बजे है ना वो मेरे लिए ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो मेरे लिए ट्रू वैल्यू क्या है? यस, मुझे यहाँ पे लिखना बहुत ही जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसी के साथ तो कंपैरिजन करना है और सब में एब्सोल्यूट एरर निकालने। तो मेरी ट्रू वैल्यू क्या है? जो एक्यूरेट क्लॉक है, जो मुझे रीडिंग दिखा रही है, वो मेरी ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना बजा है? इतना बजा है। तो मुझे देखो ये पहली वाली जो क्लॉक है, क्योंकि अभी तो मैं पहली वाली क्लॉक के वेरिएशन को ही लिखने वाला हूं कि ये वाली क्लॉक मुझे एवरीडे ट्रू वैल्यू से कितना डेविएशन दे रही है, ठीक है। तो वो मुझे, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पहली वाली क्लॉक, ठीक है। तो उसके डेविएशन लिखेंगे। तो मंडे को मुझे पहली वाली क्लॉक ने कितना रीडिंग दिया? तो 12:05, मतलब कि इसने कंपेयर टू ट्रू वैल्यू, देखो देखो, कंपेयर टू ट्रू वैल्यू मुझे 5 सेकंड ज्यादा दिखाई,
यस और नो? ये पहले दिन मंडे को जब मैंने ये क्लॉक का मेजरमेंट लिया जो आपको दिया गया है, तो ये क्लॉक ने कंपेयर टू ट्रू वैल्यू 5 सेकंड ज्यादा दिखाई। तो डेविएशन कितना आया? +5 सेकंड। ठीक है, डेविएशन कितना आया? +5 सेकंड। है कि नहीं? सही है। चलो, ट्यूसडे को उसने क्या रीडिंग दिया देखो। ट्यूसडे को उसने रीडिंग दिया भाई 12 बजकर 1 मिनट और ऊपर 15 सेकंड। यस और नो? मतलब कि ट्रू वैल्यू के साथ आप कंपेयर करोगे तो यहां पे कंपेयर टू ट्रू वैल्यू डेविएशन कितना निकला? आइडियली कितना बजना चाहिए? 12 बजना चाहिए, लेकिन यहां पे कितना बजा? 12 बजकर ऊपर 1 मिनट भी चढ़ गया और ऊपर 15 सेकंड भी और आगे चढ़ गए। यस और नो? तो यहां पे टोटल डेविएशन में सेकंड में लिखूंगा। ठीक है, टोटल डेविएशन अगर मैं सेकंड में लिखूं तो इसने 1 मिनट ज्यादा दिखाया, मतलब कि 60 सेकंड ज्यादा दिखे, और ऊपर 15 सेकंड भी और ज्यादा दिखाया। यस और नो? मतलब कि टोटल कितना हुआ? 60 + 15 कितने सेकंड हुए? 75 सेकंड। मतलब कि ट्यूसडे को इसने मुझे 75 सेकंड ज्यादा दिखाया। यस और नो? मुझे कितना सेकंड ज्यादा दिखा? 75 सेकंड। अभी देखो, पहले दिन जब मंडे को मैंने रीडिंग लिया तो मुझे सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा दिखाया था कंपेयर टू ट्रू वेल। लेकिन दूसरे दिन देखो ना, चेंजेस कितना ज्यादा हो गया। देखो 70 सेकंड का गैप आ गया, 75 सेकंड। है कि नहीं? यस और नो? मतलब कि कहीं ना कहीं अब आप समझ चुके हो कि ये जो एरर है वो कौन सी एरर है क्लॉक नंबर 1 में? रैंडम एरर है। कौन सी एरर है? रैंडम एरर है। देखो वेडनेसडे को देखो, उसने टाइम कम दिखाया। देखो, मंडे और ट्यूसडे उसने टाइम ज्यादा दिखा था, अभी वेडनेसडे को टाइम कम दिखा रही है। कितना बजा है वेडनेसडे को उस क्लॉक में? 11 बजकर 59 मिनट हुए और ऊपर 8 सेकंड हुए। यस नो? मतलब कि अगर मैं यहां पे देखूंगा तो मुझे -52 सेकंड की कमी दिख रही है, क्योंकि आइडियली 12 बजने चाहिए। यस और नो? तो 12 बजने में कितनी सेकंड की अभी देरी है? 52 सेकंड की देरी है। मतलब कि वो मुझे 52 सेकंड कम दिखा रही है। यस और नो? कम दिखा रही है। यस और नो? आई बात समझ? इसलिए मैंने आगे क्या लगाया? माइनस साइन लगा दी। अभी देखो थर्सडे को देखो, 12 बजकर 1 मिनट ज्यादा दिखा रहे और ऊपर 50 सेकंड ज्यादा दिखा रहे। मतलब टोटल अगर आप वेरिएशन देखोगे तो ज्यादा टाइम दिखा रहे। कितना? 110 सेकंड। निकाला आपने? निकाला आपने? 110 सेकंड। देखो 12 बजकर 1 मिनट 60 सेकंड। 60 और 50 कितना हो गया? 60-50 हो गए 110 सेकंड। ठीक है, तो मुझे यस 110 सेकंड ज्यादा दिखा रही है थर्सडे को। फिर फ्राइडे को देखो, फ्राइडे को वापस टाइम कम दिखा रहे, 11 बजकर 59 मिनट और 15 सेकंड। ठीक है, मतलब कि यहां पे मुझे टाइम कम दिखा रहे। कितना? -45 सेकंड। ठीक है, वो मुझे ट्रू वैल्यू से -45 से, मतलब कि 45 सेकंड कम दिखा रही है। माइनस का मतलब क्या है? कम दिखाना। यस और नो? और सैटरडे को देखो, सैटरडे को क्या रीडिंग निकला? 12 बजकर ऊपर 1 मिनट और 30 सेकंड। मतलब कि कितना हुआ टोटल? +90 सेकंड। कितना हुआ? +90 सेकंड। ठीक है, यस और नो? सिमिलरली संडे को उसने क्या दिखाया? 12 बजकर 1 मिनट और ऊपर 19 सेकंड। मतलब कि अगर मैं सेकंड में लिखूं तो टोटल मुझे कितना एक्स्ट्रा सेकंड उसने दिखाया? 79 सेकंड मुझे एक्स्ट्रा दिखाया। है कि नहीं? यस और नो? तो ये हुआ क्लॉक नंबर 1 का डेविएशन। डे बाय डे उसका डेविएशन देखो भाई, ये तो बहुत ही कमाल की क्लॉक है। मतलब कितनी रैंडम एरर आ रही है, इतनी ज्यादा एरर अगर मुझे दी जाए तो भाई मैं ये क्लॉक को कभी चूज नहीं करूंगा। क्योंकि देखो ना, इसका डेविएशन देखो कितना ज्यादा। कभी 5 सेकंड ज्यादा दिखा रहे तो सीधा जम करके कभी 75 सेकंड ज्यादा दिखा रही है। मतलब कि 70 सेकंड दूसरे दिन उसने ज्यादा दिखा दिया। फिर आपने देखा कि सेकंड ट्यूसडे और वेडनेसडे को कंपेयर करो। ट्यूसडे को उसने 75 सेकंड ज्यादा दिखाया, तो वेडनेसडे को उसने 52 सेकंड कम दिखाया। मतलब कितना ज्यादा, दो रीडिंग में भी देखो ना कितना ज्यादा गैप आया। जैसे नो, ऐसी क्लॉक आएगी तो मैं कभी ही इसको कंसीडर नहीं करूंगा। अगर मुझे प्रिसाइज रीडिंग चाहिए, हाँ 12 बजकर थोड़े बहुत ऊपर नीचे अगर हो सकता है तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा गैप, मतलब यहाँ पे देखो इतना ज्यादा गैप, 5 से सीधा 75। अब दूसरे और तीसरे रीडिंग में देखो, पहले दिखा रही है पहले दिन उससे 75 सेकंड ज्यादा दिखा है, तो दूसरे दिन 52 सेकंड कम। अरे भाई, अगर 5-6 सेकंड कम दिखाती तो समझ सकते कि यार दूसरे दिन उसने 75 दिखा ज्यादा, तो तीसरे दिन उसने 70 सेकंड ज्यादा दिखा, तो यहाँ पे प्रिसीजन होता। यहाँ पे तो देखो -52 सेकंड, मतलब 50 सेकंड कम दिखा रही है। रीडिंग ट्रू वैल्यू से इतना कम दिखा रहा है, तो इतना ज्यादा डेविएशन तो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लेकिन लेकिन हमारे पास क्लॉक नंबर 2 भी है, तो उसको भी देख लेते हैं।
हो सकता है कि वो क्लॉक इससे प्रिसाइज हो सकती है, मतलब कि दो कंपेरेटिव, दो रीडिंग में, 2 दिन के रीडिंग को आप कंपेयर करोगे तो उतना ज्यादा डेविएशन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्लॉक नंबर 2 को पसंद करूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्लॉक नंबर 1 को पसंद करूंगा। ठीक है, दोनों क्लॉक में से जो सबसे ज्यादा मुझे वेरिएशन दिखाएगी वो क्लॉक को मैं पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, तो आते हैं क्लॉक नंबर 2 के पास। अभी बच्चों यहां पे ये जो क्लॉक है ना, बहुत ही कमाल की क्लॉक है। क्यों कमाल की क्लॉक है? क्योंकि अगर आपने देखा ध्यान से तो क्लॉक नंबर 1 जो थी ना, उसमें सिर्फ रैंडम एरर आ रही थी। ठीक है, उसमें सिर्फ रैंडम एरर आ रही थी। लेकिन ये जो क्लॉक नंबर 2 है ना, उसमें 2 एरर है। सर कैसे 2 एरर है? अरे भाई 2 एरर है, देखो ना। एक तो रैंडम एरर, रीडिंग को देखते जाओ, कंपेरेटिवली 2 रीडिंग अगर कोई भी कंजिक्यूटिव 2 रीडिंग को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे रीडिंग अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कोई फिक्स एरर नहीं है, मतलब कि वो रैंडम एरर है। और दूसरी एरर कौन सी है? देखो हमारी जो क्लॉक है ट्रू वैल्यू वाली, वो हमें 12 दिखा रही है, मतलब कि वहां पे 12 बजे है। ठीक है, दोपहर को 12 बजे है, लेकिन यहाँ पे देखो 10:15 के करीब करीब वो सारे रीडिंग दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे देर इज ए जीरो एरर। यस और नो, देर इज ए जीरो एरर। अरे भैया यहाँ पे 2 एरर है, देर आर 2 एरर्स इन दिस क्लॉक नंबर 2। वन इज द रैंडम एरर एंड सेकंड वन इज द जीरो एरर। यस और नो, कई बार होता है ना, हमारे साथ भी होता है कि भाई मान लो कि आपकी क्लॉक 10:15 सवेरे बंद हो गई, सेल खत्म हो गया, आपका ध्यान गया 12 बजने में 5 मिनट जब कम थी, मतलब 11:55 पे आपका ध्यान गया कि भाई मेरे रूम की क्लॉक तो बंद है 10:15 उसमें तो। यस और नो, तो आपने क्या किया? तुरंत ही 5 मिनट में वो सेल रिप्लेस कर दिया। तुरंत ही आपने 5 मिनट में सेल रिप्लेस कर दिया, मतलब कि आपने सेल तो रिप्लेस कर दिया। जब सेल रिप्लेस किया तब आपकी जो ट्रू वैल्यू, मतलब कि ट्रू घड़ी जो थी, जो हमारी एटॉमिक क्लॉक है, उसमें 12 बजे। यस और नो, लेकिन आपकी क्लॉक तो 10:15 स्टॉप हुई थी ना, तो आपने जब सेल बदला तो आपकी क्लॉक कहां से स्टार्ट होगी? अभी 10:15 से स्टार्ट करेगी। यस और नो, और मान लो कि आप ना गाय गाय में जल्दी जल्दी में यहां पे आप क्लॉक का टाइम सेट करने का भूल गए। यस और नो, तो अभी अभी होगा क्या? आपकी क्लॉक ना 10:15 से ही आगे चलेगी। यस और नो, होता है ना, कई बार क्लॉक बंद हो जाती है तो हम शायद जब भी रिप्लेस करते तो हम पहले क्या करते हैं? टाइम को एडजस्ट भी करते हैं। रिप्लेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टाइम को मिलाना। यस और नो, और अगर मान लो कि आप जल्दी में थे, आपने टाइम को मिलाना भूल गए, तो आपकी क्लॉक, क्योंकि टाइम का सेटिंग नहीं था, यस और नो, टाइम आपने सेट किया नहीं सेल रिप्लेस करने के बाद, तो आपकी क्लॉक जहां से स्टॉप हुई थी ना, वहां से स्टार्ट होगी। बट बच्चों आपको पता है कि ये एरर निकाली जा सकती है। ये सुनो, जीरो एरर मतलब कि कैलिब्रेशन की वजह से आने वाली एरर, आपको पता है वहां पे पीछे सेटिंग करने का एक नोच भी दिया जाता है जहां से आप टाइम को सेट कर सकते हो। तो आपको ये पता है। यस और नो, तो जब ट्रू वैल्यू वहां पे ट्रू क्लॉक में, एटॉमिक क्लॉक में 12 बजे होंगे, तब आपकी क्लॉक में कितने बजे होंगे? 10:15। ठीक है, तब आपके, सीधी सी बात में आपने टाइम को सेट नहीं किया था, 10:15 आपकी क्लॉक बंद हो गई थी, उसके बाद आपने सेल रिप्लेस किया, कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, आपने सेल रिप्लेस किया तो आपकी क्लॉक तो भाई 10:15 से स्टार्ट हो गई ना, उसको थोड़ी ना पता है कि 12 बज चुके तो मुझे जल्दी से अपने आप सेट हो जाना है, ऐसा थोड़ी ना होता है। यस नो, वो आपको सेट करना पड़ता है कि नहीं? ये आपके साथ भी हुआ होगा। यस नो, डे टू डे लाइफ में होता है हमारे साथ, रियलिटी के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। यस नो, अगर आप टाइम सेट करना भूल गए तो आपकी क्लॉक 10:15 से आगे चलेगी। यस नो, क्लॉक को ऐसा पता नहीं होता कि भाई अभी 12 बजे तो मुझे अपने आप चेंज हो जाना है। यस और नो, वो कोई सिंक्रोनाइज क्लॉक नहीं होती है, उसके अंदर का टाइम जो भी ना आपके घर में जो लगी हुई है, या फिर आप जो हाथ में पहनते हो, मैं फिटनेस वॉच या फिर डिजिटल वॉच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनालॉग क्लॉक की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उसमें टाइम आप ही को सेट करना होता है, समझ रहे हो? जब सेल खत्म हो जाए रिप्लेस करने के बाद आप ही को सेट करना है। तो कहीं ना कहीं इसको बोला जाता है, क्योंकि कैलिब्रेशन की एरर की वजह से आई, तो कहीं ना कहीं इसको बोला जाता है जीरो एरर। इसको क्या बोला जाता है? जीरो एरर। मतलब कि आप जीरो एरर को तो निकाल सकते हो, है कि नहीं? तो यहाँ पे 2 एरर है, एक जीरो एरर है और एक रैंडम एरर है। तो दोनों एरर में से देखो, जीरो एरर तो निकाल सकते हैं आसानी से, इसको आप मिटा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्लॉक जो भी है वो 10:15 बंद हुई थी, और आपने जब भी उसमें सेल डाला लेकिन टाइम चेंज करना भूल गए, तो आपकी क्लॉक हमेशा एक 1 hour 45 minutes, 1 घंटा 45 मिनट्स लेट चलेगी। सिंपल सी बात है। तो जो भी आपको रीडिंग मिलेगा उसमें आप क्या करोगे? हर एक में 1 hour 45 मिनट्स को जोड़ दोगे, तो आपको सही टाइम वो दिखा देगी। यस और नो? तो ये एरर, जीरो एरर निकालना तो इजी है, मतलब कि ये वाली जो क्लॉक है ना, उसमें जीरो एरर एक है।
ठीक है, यहाँ पे जीरो एरर एक है, क्लॉक 2 में जीरो एरर एक है, लेकिन वो इतनी भी डेंजरस नहीं है, उसको आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यू नो दैट मेथड हाउ टू रिजॉल्व दैट जीरो एरर, जो हर एक क्लॉक में हर एक दिन आपको यही एरर दिखेगी जब तक आप उसके टाइम को सेट नहीं करोगे। ठीक है, तो यहां पे जीरो एरर को हम अगर नेग्लेक्ट कर दे अभी के लिए, सिर्फ उसके प्रिसीजन के ऊपर ध्यान दे, तो फिर मैं इसके लिए ट्रू वैल्यू किसको मानूंगा, क्लॉक नंबर 2 जो भी है उसके लिए मैं ट्रू वैल्यू किसको मानूंगा, क्योंकि यहां पे जीरो एरर की वजह से वो क्लॉक 1 घंटा 45 मिनट्स पीछे चल रही है, तो इसके लिए मैं ट्रू वैल्यू मानूंगा 10:15 को। नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? सर ट्रू वैल्यू तो ये 12 बजने चाहिए ना। हाँ बरोबर है, लेकिन अभी तो हम सिर्फ प्रिसीजन की बात कर रहे हैं ना, कि अगर आपका टाइम 10:15 बजे वो घड़ी रुकी थी, सेल डाला 12 बजे, तो चालू होगी 10:15 बजे से, तो वही 10:15 बजे को अगर हम ट्रू वैल्यू मान ले, तो उस हिसाब से बाकी जो रीडिंग यहाँ पे आए, क्योंकि वो 10:15 के नजदीक नजदीक में, कोई है 10:14 59 तो कोई है 10:15 7 ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सारे 10:15 के नजदीक नजदीक है। अभी इसमें एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू है 12 बजे, उससे यहाँ पे 1 आवर 45 मिनट कम है, वो हमें पता है, लेकिन वो आप नलीफाई कर सकते हो सारे रीडिंग में वो वैल्यू ऐड करके। ठीक है, तो उसको तो निकाला जा सकता है, तो मैं इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा, 10:15 के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो क्लॉक नंबर 2 में देखो कितना वेरिएशन है। आइडियली होना चाहिए 10:15 बजने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 सेकंड ज्यादा दिखा रही है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डेविएशन है +6 सेकंड का। ठीक है, ट्यूसडे को इसने क्या दिखा है, 10:14 59 ठीक है, मतलब कि इसने सिर्फ -1 सेकंड कम दिखाई। ठीक है, वेडनेसडे को आइडियली होना चाहिए 10:15 बजने चाहिए, क्योंकि मेरी क्लॉक में जब सेल डाला था वो 10:15 रुकी थी, तो 10:15 से स्टार्ट होगी, तो उस हिसाब से उसके ट्रू वैल्यू 10:15 बजने चाहिए। लेकिन वेडनेसडे को उसका रीडिंग आया 10:15 18 सेकंड, मतलब कि उसने कुछ ज्यादा दिखाया। कितने ज्यादा दिखाए, 18 सेकंड ज्यादा दिखाई उसने। ठीक है, +18 सेकंड ज्यादा दिखाई। फिर आया थर्सडे को देखा तो उसका रीडिंग क्या है, 10:15 7 ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे उसने सिर्फ 7 सेकंड ज्यादा दिखाई, 7 सेकंड ज्यादा दिखाई। फिर फ्राइडे को जब मैंने देखा तो उसके अंदर बजे थे 10:14 53 मतलब कि इसने -7 सेकंड कम दिखा, मतलब कि 7 सेकंड कम दिखाई उसने। ठीक है, फ्राइडे को 7 सेकंड कम दिखाई। फिर आया सैटरडे, बजा कितना, 10:15 24 सेकंड, और आइडियली होना चाहिए 10:15 होने चाहिए, उसने 24 सेकंड मुझे ज्यादा दिखाया यहाँ पे। ठीक है, तो 24 सेकंड उसने मुझे ज्यादा दिखाया। फिर आया संडे को क्या हुआ, तो भाई 10:15 11 सेकंड हुए, तो इसने मुझे संडे को 10:15 से सिर्फ 11 सेकंड ही ज्यादा दिखाया। ये सुन लो, तो कहीं ना कहीं सर, लेकिन इसमें 1 आवर, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो सर 12 बजने चाहिए ना। हाँ मैंने बताया ना आपको, मैंने आपको बताया ना कि हाँ ट्रू वैल्यू से ये 1 आवर 45 मिनट की दूरी पे है, मतलब कि इतनी लेट चल रही है, वो हमें पता है, लेकिन ये आप सभी रीडिंग में इतना इतना जोड़ दोगे ना, तो आपको सही रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये जीरो एरर बोली जाती है, इसको क्या बोला जाता है, जीरो एरर, है कि नहीं, वो कैलिब्रेशन की वजह से आई है, तो वो तो नलीफाई हो सकती है, उसके ऊपर फोकस नहीं करना, हमें तो प्रिसीजन देखना है कि कौन सी क्लॉक सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग दे सकती है। तो नतीजा आपके सामने है। अगर आप क्लॉक नंबर 1 को देखोगे, तो मैंने पहले ही बताया था, जब इसके रीडिंग मेरे पास आए थे, जब डेविएशन मेरे पास आया, तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई दो कंसेक्यूटिव रीडिंग में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है। यहां पे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इन दोनों को देखो, या फिर 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 इन दोनों, ये क्लॉक नंबर 1 के रीडिंग से तो इसमें बहुत ही कम वेरिएशन दिख रहा है। ठीक है, ये +6 से -1 हुआ, ये +6 से -1 हुआ। ठीक है, लेकिन ये देखो 5 से सीधा 75 हो गया, बहुत ही ज्यादा गैप हुआ। ये 75 से सीधा -52, यहाँ पे 1 सेकंड से सीधा +18, तो कंपेयर टू दिस यहां पे गैप बहुत कम है, ये क्लॉक नंबर 2 में गैप बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से नहीं, आप देखोगे ध्यान से तो आपको भी ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्लॉक नंबर 2 ही सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग दे सकती है कि नहीं? तो अगर मुझे बोला जाए या फिर आपको बोला जाए, विच क्लॉक यू विल चूज, विच क्लॉक यू विल प्रिफर, डेफिनेटली क्लॉक नंबर 2, यस और नो? तो यही
हम सबका आंसर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं क्लॉक नंबर 2 को ही पसंद करूंगा हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए। सही है, आई बात समझ में? जो जीरो एरर है वो तो आप नलीफाई कर सकते हो। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? विच ऑफ द टू क्लॉक्स विल यू प्रीफर? तो आई विल प्रीफर डेफिनेटली क्लॉक नंबर 2। भले उसमें जीरो एरर है मुझे पता है, लेकिन उसको नलीफाई करना इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है, कौन है, कौन है? क्लॉक नंबर 2 है। यस और नो? तो मैं कौन सी क्लॉक प्रीफर करूंगा? अरे मैं क्या, आप भी वही क्लॉक प्रीफर करोगे, क्लॉक नंबर 2 को। यस और नो? क्लियर हुआ ये पॉइंट? आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पक्का? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर पक्का मत, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलो बच्चों देखते जाओ। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम in successive measurements the readings turn out to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second. Calculate the absolute errors, relative error and परसेंटेज एरर। ठीक है, चलो सभी एरर यहां पे निकालने को बोला गया है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा गया जिसमें पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजरमेंट में लिया गया। ठीक है, तो बच्चों आपको यहां पे ना टोटल 5 ऑब्जर्वेशन मिले। पहला ऑब्जर्वेशन क्या आया आपके पास? ध्यान से देखिए। तो बच्चों आपके पास पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारे पास आया 2.63 सेकंड, बहुत ही बढ़िया। 2.63 सेकंड, बहुत ही बढ़िया। दूसरा रीडिंग क्या आया हमारे पास? 2.56 सेकंड, 2.56 सेकंड। तीसरा रीडिंग हमारे पास क्या आया? तीसरा रीडिंग बच्चों हमारे पास आया 2.42 सेकंड। इट इज 2.42 सेकंड। हाँ, फोर्थ रीडिंग हमारे पास क्या आया? व्हाट इज द फोर्थ रीडिंग? दैट इज 2.71 सेकंड। एंड व्हाट इज द लास्ट रीडिंग? दैट इज T5। टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं ना, सो इट इज T5। हमने टाइम को कैपिटल T से डिनोट कर दिया। ठीक है, सो इट इज 2.80 सेकंड। और मैंने बताया था कि ये रैंडम एरर से होता है। ये रैंडम एरर होती है, तो रैंडम एरर को 100% तो हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, ये जो हमारा रीडिंग आएगा उसमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन लेके उसको नलीफाई तो नहीं कर सकते 100%, बट इसको रिड्यूस कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जब भी हमारे पास ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की बारी आती है, तो हम कोई भी रीडिंग हो उसको कुछ ऐसे डिनोट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे टी है तो टी मीन क्या लिखेंगे हम? टी मीन प्लस और माइनस डेल्टा टी मीन। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये वाले फॉर्मेट में आना चाहिए, है कि नहीं? तो मैं कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट में आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मुझे चाहिए क्या? टी मीन चाहिए पहले। तो टी मीन कैसे निकालेंगे? तो आपको पता ही है मीन कैसे निकाला जाता है। देखो हमारे पास 5 रीडिंग है ना, तो पहले निकालते हैं टी मीन। ये सारी प्रोसेस आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैंने लेक्चर में समझाया है हाउ टू रिजॉल्व द रैंडम एरर। वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई है एरर में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर में मैंने सारी चीजें समझाई है। तो आप जाओ वहां पे प्लेलिस्ट सर्च करो, वहां से आपको ये लेक्चर मिल जाएगा जहां पे मैंने सारी प्रोसेस वहां पे एक्सप्लेन की है। ठीक है, चलो तो पहले तो टी मीन निकालते हैं। तो बच्चों टी मीन देखो, परसेंटेज एरर चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर अगर चाहिए तो आपको क्या चाहिए? डेल्टा टी मीन चाहिए, एंड टी मीन चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेटिव एरर होती क्या है? रिलेटिव एरर होती है डेल्टा टी मीन बटे टी मीन, यही तो रिलेटिव एरर होती है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर के लिए रिलेटिव एरर चाहिए, रिलेटिव एरर के लिए ये टी मीन एंड डेल्टा टी मीन चाहिए। ठीक है, तो चलिए टी मीन पहले निकाल लेते हैं। तो टी मीन क्या हो जाएगा? देखो एवरेज कैसे निकालते हैं? पांचों रीडिंग का एडिशन डिवाइड बाय 5। ठीक है, यही तो एवरेज निकालने की प्रोसेस होती है। तो मैं लिखूंगा 2.63 प्लस 2.56 प्लस, आगे बढ़ते जाओ 2.42 प्लस, आगे बढ़ते जाओ 2.71 प्लस, आगे बढ़ते जाओ 2.80 डिवाइड बाय कितने रीडिंग यहां पे लिए हैं? 5 रीडिंग। देखो इनका टोटल कितना आएगा आप कैलसी में निकाल सकते हो। रीडिंग आएगा इसका टोटल निकलेगा 13.12 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकला? देखो इसको डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.624। क्योंकि हमारे पास जितने रीडिंग थे उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर, तो कहीं ना कहीं मैं भी यहां पे क्या करूंगा?
यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही आंसर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने जब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं मुझे ये 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। और क्योंकि वो लेस देन 5 है तो सिर्फ ड्रॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे टी मीन में एवरेज जो हमारा है वो अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, इन दी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट इट इज 2.63 सेकंड। क्लियर है, इट इज 2.63 सेकंड। चलो ये तो हमें मिल चुका है। अभी क्या करते हैं, तो अभी हमें डेल्टा टी मीन निकालना है। तो बच्चों आओ डेल्टा टी मीन भी निकाल लेते हैं। अभी डेल्टा टी मीन निकालने के लिए मुझे पहले तो क्या चाहिए, यहाँ पे डेल्टा टी मीन निकालने के लिए मुझे पहले बच्चों यहाँ पे चाहिए यस हर एक रीडिंग में कितनी एरर आएगी वो। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, इसी को ट्रू वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, इसी को मैं ट्रू वैल्यू मान लूंगा। तो बच्चों अभी निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, पहले तो हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी वो निकालेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर को निकालूंगा हर एक रीडिंग में। तो पहले रीडिंग में आने वाली एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, डेल्टा टी1 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू टी1 माइनस टी मीन। ठीक है, टी1 कितना है 2.63 है, माइनस टी मीन मतलब कि ये हमारी 2.62। ठीक है, जो हमारा रीडिंग है, सॉरी बच्चों यहाँ पे मैंने 2.63 लिख दिया, इट इज रॉन्ग। ठीक है, सिर्फ ड्रॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना था बच्चों, तो ये हो जाएगा 2.62। 4 को हमने ड्रॉप किया, विच इज लेस देन 5 होता है तो 2.62 होगा। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें समझाई आपको लेक्चर में, तो ये हो जाएगा 2.62। अगर नहीं देखा तो प्लीज देख के आओ। तो ये हो जाएगा, अरे क्या लिख रहा हूं मैं 2.62। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कितनी आई 0.01। तो पहले रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितनी आई 0.01 आई। चलो सेकंड रीडिंग में डेल्टा टी2 कितना आया, डेल्टा टी2 दूसरा रीडिंग क्या है 2.56 है, माइनस 2.62। तो इसमें माइनस 0.06 की एरर आई। ठीक है, तो ये माइनस 0.06 की एरर आई। फिर बारी आती है डेल्टा टी3 की, तो डेल्टा टी3 कितना आएगा, तो देखो 2.42 माइनस 2.62। तो इसमें एरर कौन सी आएगी, कितनी आएगी, सॉरी कौन सी नहीं कितनी, माइनस 0.20। तो ये एरर आएगी माइनस 0.20। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। T4 में डेल्टा T4 कितना आएगा, देखो डेल्टा T4 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2.71 माइनस 2.62। तो इसमें एरर कितनी आई, तो 0.09 की, 0.09 की। ठीक है, एंड द लास्ट वन डेल्टा T5 बच्चों कितनी एरर आएगी, देखो डेल्टा T5 में, तो डेल्टा T5 में तो रीडिंग है 2.80 माइनस 2.62। ठीक है, तो इसमें एरर कहीं ना कहीं आएगी 0.18 की। क्लियर है पॉइंट। तो ये तो हमें हर एक रीडिंग में आने वाली एब्सोल्यूट एरर मिली। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो डेल्टा टी मीन निकालना है। ठीक है, डेल्टा टी मीन निकालना है, तो डेल्टा टी मीन क्या आएगा, इन सबका एवरेज, इन सबका एवरेज। सही है, चलिए तो इन सबका एवरेज, तो मैं यहां पे अभी निकालने जा रहा हूं डेल्टा टी मीन। लेकिन यहां पे हमने कुछ बताया था, अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहां पे सारी जो एब्सोल्यूट एरर है उसका मॉड मतलब कि सभी को पॉजिटिव मान के ऐड करना है। ठीक है, उसके नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था मॉड वाला, ताकि यहाँ पे कभी भी आपको साइन का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो डिवाइड बाय ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो सारी एरर का एडिशन मतलब कि पहली एरर है 0.01, दूसरे रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर है, क्योंकि ये मॉड के बाहर निकलेगी तो प्लस हो जाएगी, ये भी मॉड के बाहर निकलेगी तो प्लस हो जाएगी, ये हो गई 0.09 और ये हो गया यस 0.18 डिवाइड बाय 5। ठीक है, चलो तो टोटल इसका कितना होगा बच्चों, जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे मिला 0.54 डिवाइड बाय 5। ठीक है, मुझे इतना आया। तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बच्चों मुझे आंसर कुछ मिला अप्रोक्सीमेटली 0.11 सेकंड। ठीक है, तो मेरे पास ये डेल्टा टी मीन क्या आया, डेल्टा टी मीन बच्चों मेरे पास आया अप्रोक्सीमेटली 0.11 सेकंड। ठीक है, दिस इज द आंसर, ये डेल्टा टी मीन आया। तो कहीं ना कहीं में मेरा आंसर जो है ना, मेरा जो रीडिंग होगा ना वो मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज नथिंग बट, हमें पता है टी मीन प्लस और माइनस डेल्टा टी मीन। ठीक है,
टी मीन कितना मिला मुझे? टी मीन मिला मुझे 2.62 प्लस और माइनस डेल्टा टी मीन मुझे कितना मिला? डेल्टा टी मीन मुझे मिला 0.11। तो दिस इज द फाइनल रीडिंग, दिस इज द फाइनल रीडिंग, ये आएगा हमारा फाइनल रीडिंग। ठीक है, तो जैसे वैसे तो यहाँ पे हमें आंसर निकालने को नहीं बोले थे, लेकिन हमने वो भी लिख लिया। ठीक है, तो हमें एब्सोल्यूट एरर निकालने को बोला गया था तो हमने निकाल ली। उसके बाद हमें रिलेटिव एरर भी निकालने को बोला गया है। तो बच्चों रिलेटिव एरर हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं, थोड़ा एरो वगैरह इसका पार्टीशन वगैरह कर देता हूं तो थोड़ा देखने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो मैं पार्टीशन वगैरह यहाँ पे लगा देता हूं इसका। तो ये निकाल लिया हम पार्टीशन बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, चलो पार्टीशन हो गया। चलो आते हैं ऊपर। तो यहाँ पे अभी हम लिखने वाले हैं रिलेटिव एरर। तो बच्चों रिलेटिव एरर लिखते हैं, पहले रिलेटिव एरर को देखते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर क्या होना चाहिए? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एरर? नेक्स्ट पूछा था रिलेटिव एरर। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए रिलेटिव एरर का। रिलेटिव एरर क्या होती है? सोचो सोचो, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी मीन डिवाइड बाय टी मीन। यही तो फॉर्मूला था ना। ठीक है, डेल्टा टी मीन डिवाइड बाय टी मीन। बच्चों डेल्टा टी मीन मेरा कितना आया? 0.11 आया था। कितना? 0.11 आया था। ठीक है, और टी मीन कितना आया था हमारे पास? तो 2.62 आया था। तो जैसे आप इसको डिवाइड वगैरह करोगे तो आपको ना आंसर मिलेगा 0.04198। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, 0.04198। दिस इज द आंसर। क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेटली इसको लिखना है तो मैं इसको दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक मैं इसको लिखूंगा, क्योंकि हमारी ये एरर जो भी है उसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट है। लीस्ट हमेशा काउंट की जाती है। ठीक है, डिवीजन है तो लीस्ट वैल्यू, लीस्ट सिग्निफिकेंट एरर जिसके पास होगी उतने सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे फाइनल आंसर में होने चाहिए। तो उस हिसाब से सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे 98 को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि 98 इज ग्रेटर देन 50 है। तो मुझे यहाँ पे ड्रॉप प्लस एड 1 वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जैसे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.042। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिलेटिव एरर, ये हो गई हमारी रिलेटिव एरर। क्लियर है? चलो, एंड द लास्ट वन इज द परसेंटेज एरर। बच्चों अगर याद हो आपको तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था? तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यही तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला था। और रिलेटिव एरर हमारी कितनी आई? तो 0.042 आई। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा? 4.2%। इट इज 4.2%। दिस इज द आंसर। क्लियर है? क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। सीधा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एडिशन वाला एंड सब्ट्रैक्शन वाला रूल ही अप्लाई करना है। क्या बोला है? द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर। तो पहला रीडिंग आपको टेम्परेचर T1 के तौर पे आपको दिया गया है। क्या देखो, T1 क्या दिया गया है? T1 इज नथिंग बट इक्वल टू 20 प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड व्हाट इज द सेकंड रीडिंग? दैट इज T2। T2 कितना दिया गया है? इट इज 50 प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी क्या बोला है आपको? कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयरइन। आपको टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर दोनों कैलकुलेट करना है एंड फाइनल आंसर आपको देना है। मतलब कि फाइनल आंसर किसका देना है आपको? फाइनल आंसर आपको देना है यहां पे यस T2 माइनस T1 का। ठीक है, फाइनल आंसर आपको T2 माइनस T1 का देना है। ठीक है, चलो लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 50 प्लस और माइनस 0.5 माइनस 20 प्लस और माइनस 0.5। अच्छा बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह हमें बताओ कि भाई इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा। देखो ये दोनों तो वैल्यू है तो वो तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है कि नहीं? ये तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट, मतलब 50 माइनस 20 हो जाएगा, कितना आएगा हमारे पास? 30। ठीक है, ये तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन यहां पे सब्ट्रैक्शन में आती है
एरर की बात। तो जब आपने कॉम्बिनेशन वाला लेक्चर अगर नहीं देखा हो तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यहां पे भले वैल्यू का सब्ट्रैक्शन हो रहा है लेकिन एरर हमेशा ऐड होती है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए प्लेलिस्ट के पास और वहां पे जाइए और लेक्चर को सर्च कीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, और वो वाला लेक्चर ध्यान से देख लीजिए, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा एब्सोल्यूट एरर सीधी ऐड होती है। तो कहीं ना कहीं हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल आंसर में एरर क्या क्या होगा, तो ये दोनों एब्सोल्यूट एरर सीधी सीधी ऐड हो जाएगी, तो आंसर आएगा प्लस और माइनस 0.5 प्लस 0.5 हो जाता है 1, तो आंसर निकलेगा 30 प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बच्चों, देखो क्या पूछा गया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया गया है रेजिस्टेंस निकालने का, आप ओम्स लॉ भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है R इज इक्वल्स टू V बटे I। बहुत ही बढ़िया। वेयर V इज इक्वल्स टू, ओहो, V का वैल्यू भी आपको प्रोवाइडेड है। देखो V का वैल्यू क्या प्रोवाइडेड है, V इज इक्वल्स टू यहाँ पे 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट प्रोवाइडेड है। मतलब कि मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एक्चुअल में रीडिंग कौन सा है, ये है। तो मैं एक काम करता हूं ना, इसको वीडेस से डिनोट करता हूं, वीडेस बोल देता हूं। तो कहीं ना कहीं मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ, V प्लस और माइनस डेल्टा V के साथ। तो बच्चों यहां पे कहीं ना कहीं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, दैट इज 100 वोल्ट रीडिंग। यहाँ पे यूनिट नहीं लिखने वाले हैं, यूनिट को छोड़ो, अभी हम सिर्फ वैल्यू के ऊपर फोकस करते हैं। और डेल्टा V का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। ठीक उसी तरह यहाँ पे करंट का वैल्यू भी दिया गया, मैं उसको आईडेस बोल देता हूं ताकि मैं उसको कंपेयर कर पाऊं। तो ये है 10 प्लस और माइनस 0.2, ठीक है, एम्पियर। रीडिंग में नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा I प्लस और माइनस डेल्टा I, ठीक है। तो मैं रीडिंग के चक्कर में नहीं पढ़ने वाला हूं, मैं यहाँ पे I का वैल्यू लिखूंगा 10 एंड डेल्टा I का मैं वैल्यू लिखूंगा इट इज 0.2, ठीक है। सॉरी, रीडिंग के नहीं, यूनिट के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, गलती से हम रीडिंग बोल दिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आते हैं यहाँ पे। सर क्या कोई बात नहीं, रीडिंग में, अरे छोड़ो ना वो बात को, चलो यहाँ पे इसको ढूंढते हैं। फाइंड दी परसेंटेज एरर इन आर। क्या बोला गया है हमें, आर की वैल्यू क्या है वो नहीं पूछे, हमें सिर्फ इतना पूछे कि भाई आर में परसेंटेज एरर कितनी होगी, आर में परसेंटेज एरर कितनी होगी। बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको रिलेटिव एरर चाहिए, परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको रिलेटिव एरर चाहिए। तो बच्चों पहले तो ये सोचो कि ये आर में रिलेटिव एरर, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा आर बाय आर, वो कितनी होगी। भाई डेल्टा आर बाय आर में कितनी लिख सकता हूं, डेल्टा आर बाय आर में कितनी लिख सकता हूं, वो सोचो, डेल्टा आर बाय आर में कितनी लिख सकता हूं, सोचो 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 सोचो। तो यहां पे डिवीजन है ना, अगेन वही सेंटेंस रिपीट करूंगा, अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर वाला हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए वहां से वो लेक्चर देखिए, वहां पे मैंने डिटेल में समझाया कि जब भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आता है तो यहाँ पे उनकी सीधी रिलेटिव एरर ऐड होती है। यस और नो, ये सेंटेंस हमने वहां पे भी बार बार बोला था, अगर नहीं देखा तो प्लीज जाइए वहां पे वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर डिवीजन है, अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है तो सीधी एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाती है, लेकिन अगर डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन है तो सीधी यस रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगी। मतलब कि डेल्टा आर बाय आर में कितना लिख सकूंगा, V में आने वाली रिलेटिव एरर यस प्लस I में आने वाली रिलेटिव एरर। मैं थोड़ी यहाँ पे जगह छोड़ देता हूं, वो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों जगह यहाँ पे छोड़ी, ठीक है। तो V में आने वाली रिलेटिव एरर प्लस I में आने वाली रिलेटिव एरर, ठीक है, यस और नो। तो जब भी डिवीजन होता है तब रिलेटिव एरर सीधी ऐड हो जाती है। कहीं ना कहीं हमें आर में परसेंटेज एरर ही तो निकालनी है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतने जो भी रीडिंग हमने लिए उसके साथ भी तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगी परसेंटेज एरर इन आर। तो मैं इसको लिखूंगा परसेंटेज एरर इन आर, दैट इज परसेंटेज डेल्टा आर बाय आर इज नथिंग बट इक्वल टू, बच्चों वैल्यू को प्लेस करो यहाँ पे, डेल्टा वी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 5, ठीक है। तो ये है 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100,
ठीक है, प्लस बच्चों डेल्टा आई का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखो 0.2 डिवाइड बाई 10, आई का वैल्यू 10 है ना, मल्टीप्लाई बाई 100। देखो यहां से एक जीरो जीरो छम्मा छम्मा, यहाँ पे दोनों जीरो छम्मा छम्मा, तो बचा क्या यहाँ पे 5, प्लस यहाँ पे क्या बचा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 2, ये 52 नहीं है भाई, 5 प्लस 2 है, ठीक है। और परसेंटेज में होगा ना, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाई 100 किया, तो कहीं ना कहीं देखो ये आर में आने वाली परसेंटेज एरर कितनी आएगी, 7% आएगी। कितनी आएगी, 7% आएगी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए, तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। कल का लेक्चर पूरा एग्जाम्पल 2.10 के ऊपर बेस्ड होगा। हो सके अगर टाइम बचेगा तो फिर एक और एग्जाम्पल भी उसमें जोड़ देंगे, वो कल के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो हमारी चैनल को, ताकि आपके जैसे जितने जितने बच्चे हैं वो भी यहाँ पे फ्री एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उन तक भी हमारे वीडियो पहुंचते जाए। और हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को क्लिक भी कर दो, ताकि हमारे जो नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे नए नए वीडियो रोज लाते रहेंगे आपके लिए, ताकि हम आपको एनसीईआरटी क्लियर करवा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। तो बाय बाय।